हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार आपका हरिओम कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और वैसे सभी स्टूडेंट्स जो 2024 का बिहार बोर्ड के आयोजित होने वाली जो 2024 की एग्ज़ाम है चल रही है, अभी कुछ लोगों का आज समाप्त भी हो गया होगा। तो ऐसे कॉमर्स स्टूडेंट्स आप तुरंत अपना पेन ले लीजिए, क्वेश्चन पेपर अकाउंटेंसी का ले लीजिए और सटीक आंसर मिलाने के लिए हो जाइए तैयार। और मैं शुरू कर रहा हूं अब। आज हमारे पास जो सेट है वो ए सेट है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आपके पास जो भी सेट होगा, ए बी सी डी एफ जो भी होगा, आप अपना सेट में मिलाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना भी मैं पढ़ूंगा वो सारे क्वेश्चन सभी सेट में हैं। उनका क्वेश्चन नंबर का सीरियल आगे पीछे हो सकता है, इसलिए आप जल्द से जल्द अब तैयार हो जाएं। और मैं शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो निश्चित रूप से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज समरी ऑफ कैश बुक, सो कैश स्टेटमेंट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन बी। Next question is that excess of income over expenditure is called surplus. Excess of income over expenditure is called surplus. Option C is right answer. Subscription received by a club for cricket match is called. ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, चूँकि स्पेसिफिक रिसिप्ट है। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आएगा। ये जो क्रिकेट मैच फंड बना होगा उसमें ऐड होगा, लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक डोनेशन, हमेशा विशेष जो उद्देश्य के लिए चंदा लिया जाता है वो कैपिटल रिसिप्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। Next question, income and expenditure account generally indicates surplus or deficit, so option A will be right answer. Next question, which of the following is not a not for profit organization? School ये NPO है, hospital NPO है, club NPO है, partnership firm is not a type of NPO, so option D will be right answer. Payment of honorarium to the secretary is treated as revenue expenditure, option B will be right answer. Next question, the main object of non-profit organization is to earn profit, to serve the society. अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, ये ऑल ऑफ दिस कोई बच्चा लगा दिया है, ये गलत है। ऑप्शन बी, टू सर्व द सोसाइटी, यानी टू सर्व द नीडी पीपल ऑफ सोसाइटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज। हाँ, करेंट ईयर में अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल रहा हो तो ये लाइबिलिटी है। इट इज ट्रीटेड एज लाइबिलिटी एंड रिकॉर्डेड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैपिटल फंड इज कैलकुलेटेड बाय। कैपिटल फंड कैसे निकाला जाता है? एसेट्स में से लाइबिलिटी को लेस कर लेंगे, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल फंड, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स which one is shown in the receipt and payment account? इनमें से किसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाए? आउटस्टैंडिंग चल रही है तो बैलेंस शीट में जाएगा। डिप्रिसिएशन ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। लाइव अच्छा, अक्रूड सब्सक्रिप्शन क्या है? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज shown in the receipt and payment account? लाइफ मेंबरशिप, डिप्रिसिएशन नहीं, अक्रूड सब्सक्रिप्शन नहीं, सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फी ही जाएगा।
क्योंकि जो बकाया रहता है ना, एक्चुअली जो रिसिप्ट हो जाता है या पेड हो जाता है, सिर्फ वैसे आइटम को दिखाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये पेड हुआ नहीं है। डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन है, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड है। सो लाइफ मेंबरशिप फी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन शुड बी ट्रीटेड एज। एनुअल फंक्शन के लिए अगर कोई चंदा आया तो यो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, एंड ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन द absence of partnership deed, partners shall not be paid salary। उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड। एंड वो तो पार्टनरशिप डीड का absence में क्या क्या प्रोविजंस हैं वो आप पढ़े ही होंगे कि उनको अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा अगर लोन प्रोवाइड दिया, एडवांस दिया है फर्म को, तो उसको 6% उसका इंटरेस्ट सिर्फ वो क्लेम कर सकता है, उसको मिलेगा। और ना तो उनको कोई कमीशन मिलेगा ना कोई सैलरी मिलेगी। उनका अगर क्लेम वो करते हैं तो दैट विल नॉट बी एडमिटेड एंड नॉट बी पेड सैलरी, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which one of the following will not be recorded in profit and loss appropriation account। पीएल अप्रोप्रिएशन में से किसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो विल बी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, it will also be recorded on the credit side of PL appropriation. Partner salary, yes, it is also recorded. Manager commission is not shown in the PL appropriation, so option D will be right answer. Features of a partnership firm are two or more persons, business carried on by all or by anyone, them acting for all, sharing profit and loss in the determined ratio. Yes, all of these, ये एक पार्टनरशिप फर्म का ये तीनों फीचर्स हैं। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी ऐच्छिक होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर्स इन अ फर्म इज, यदि आपका मैक्सिमम नंबर इसमें 50 दिया हुआ है तो 50 ही होगा। ऐसे अभी जो नया एक्ट आया है, वो अमेंडमेंट हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, उसमें 200 हो गया है, लेकिन वो लिमिटेड पार्टनरशिप जो LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 50 हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट अभी जल्दी में भारत से, लेकिन अभी ये 50 ही आपको करना है, आप किए भी होंगे, तो ये राइट आंसर होगा। एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट में भी ओरल रिटेन नहीं, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट रिटेन पार्टनरशिप डीड इज मोस्ट ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स शो, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अगर डेबिट बैलेंस शो करेगा तो ये अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, आप बहुत दिन से पढ़े होंगे, जान रहे होंगे, आप सही आंसर लगाए होंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कैपेसिटी ऑफ व्हिच नेचर ऑफ गुडविल इज लॉ। रैट नेचर 4 नेचर का होता है, डॉग नेचर्ड, कैट नेचर्ड, रैट, रैबिट। तो रैट नेचर का जो गुडविल होता है ना, ये लो कैपेसिटी होता है। सबसे हाई कैपेसिटी कैट नेचर का होता है। उसके बाद चूंकि लॉयल होता है डॉग अपने नेचर से, अपने ऑनर मास्टर के प्रति, इसके बाद ये होता है, इसके बाद रैबिट भी होता है, लेकिन सबसे लो कैपेसिटी होता है रैट नेचर का। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट मेथड तो है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन, यही तीनों मेथड ही है। तो ये चौथा मेथड रिवैल्यूएशन मेथड
is not a method of valuation of goodwill. So option B, A will be right answer. Next question is that when there is no goodwill account in the books, यदि कोई गुडविल अकाउंट नहीं है ओपन पहले से, एंड गुडविल इज रेज्ड, यदि गुडविल रेज किया जाता है तो व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, ये गुडविल अकाउंट विल बी डेबिटेड. ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, चूंकि गुडविल इज टर्म्ड एज रेपुटेशन, नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, एंड monetary value of that concern is termed as goodwill. So goodwill will be right answer, option A. On reconstitution of a partnership firm, a recording of an unrecorded liability will result in. Unrecorded liability जब रिकॉर्ड किया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, तो क्या होता है, लॉस होता है. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, उनको लॉस होता है, यानी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, यदि पहले से अनरिकॉर्डेड है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इट विल बी गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, increase in the value of assets on reconstitution of a partnership firm result into. Increase in the value of asset, यदि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, क्या उसका रिजल्ट होगा, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा. ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. Profit and loss adjustment account is a nominal account. Option C will be right answer. Next question, sacrificing ratio is, sacrificing ratio is the difference of old ratio minus new ratio, यानी option B will be right answer for this question. Next question is that, ये तो कैलकुलेटिव है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. इसमें करना क्या रहता है ये मैं बतला दूंगा. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इनटू द रेशियो ऑफ 3:1. सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, सॉरी, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, जब पुराने साझेदार ए और बी हैं, उनका पुराना ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1 है. नया पार्टनर, तो इसमें आप जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर शेयर इज मेंशन, जब मेंशन किया हुआ रहता है, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 मान लेते हैं, और उसमें से जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसको डिडक्ट कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, घटा लेते हैं. जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है 1 माइनस, जैसे ये 1/4 के लिए नया पार्टनर आ रहा है ना, तो टोटल प्रॉफिट बी मान लीजिए 1, एंड उसका न्यू पार्टनर शेयर है 1/4. सो रिमेनिंग शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स कितना बच जाएगा, 1 माइनस 1/4, यानी 3:4. और 3:4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे उनका ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में, तो वो उनका हो जाएगा, और नया का दिया हुआ है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकालने के बाद मैं रफ करके देख लिया हूँ, और ये 9:3:4 आएगा. 9:3:4 will be right answer. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर आता है बिजनेस में, तब क्या होता है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, नहीं, गलत. ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, यस, एंड बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व, नहीं, डिसॉल्व होता ही नहीं है फर्म कभी. इसमें नीदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व, नहीं, पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हो ही जाता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं डिसॉल्व होता है. पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में अंतर है, आप लोग समझ रहे होंगे या पढ़े होंगे.
जब उसका कभी क्लास में मैं आऊँगा ऑनलाइन तो मैं बताऊँगा आपको कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म. These are the both these both are different. So option B, old partnership is reconstituted, will be right answer. Next question, the accumulated profit and reserves are transferred to. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं पुराने जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं या रिजर्व्स हैं ये सभी. व्हाट इंक्रीजेज इन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब नया साझेदार का प्रवेश होता है आता है तो बिजनेस में क्या बढ़ता है. उसमें आपका करेंट लाइबिलिटी नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, नॉन ऑफ दिस. ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय अ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम. प्रीमियम कहा जाता है गुडविल को जब कैश में लाता है नया पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा. ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म. बी रिटायर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट of the new firm in the ratio of 5:4. Gaining ratio will be. गेनिंग रेशियो इसका हम लोग कैलकुलेट करके देख लिए हैं. एकदम सही आंसर, करेक्ट आंसर होगा 2:1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल में बी क्रेडिटेड टू हुज कैपिटल अकाउंट. किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा. तो ये रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी JLP ऑफ द पार्टनर्स इज व्हिच अकाउंट. ये पर्सनल अकाउंट पार्टनर का JLP जो होता है ना पार्टनर के लिए तो वो पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. Next question, on the death of a partner final payment are made through एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में. जो उसका उत्तराधिकारी होगा, लीगल उत्तराधिकारी, उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर किया जाता है. सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिसीज्ड पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर्स. जब उसका हिसाब किताब हो जाता है डिसीज्ड पार्टनर का, तो डिसीज्ड पार्टनर का जो अमाउंट पेबल है आप हिसाब करने के बाद जितना दिन उसको नहीं पेड करते हैं तो उस दिन से लेकर यानी फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक उसको 6% के रेट से इंटरेस्ट पेबल होगा पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स को. फिर इन द इवेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, sundry debtors of rupees 80,000 were realized at 5% discount. The realization account will be credited. रियलाइजेशन जो एसेट रियलाइज होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं. कितना लिखेंगे भाई, 80% का डेटर था, 5% डिस्काउंट दे दिया तो 4,000 डिस्काउंट दे दिया, तो अब जो रियलाइज हुआ वो 76,000 होगा. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आप सभी इसका सही जवाब दिए होंगे. 76,000 यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एट लास्ट. ऐसे इसमें देखिए कंफ्यूजन भी है थोड़ा, क्योंकि जब एक सीक्वेंस में हम लोग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जब अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, अब फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, हाँ, फिर बैंक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है. तो उस हिसाब से कैश या बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन जो बुक के अनुसार
दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, उसके अनुसार रियलाइजेशन अकाउंट विल बी राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म partners loan account is transferred to, none of this, इन रियलाइजेशन में भी नहीं आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं, पार्टनर करेंट अकाउंट में, जाता कहाँ है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एंड दैट ऑप्शन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो नन ऑफ दीज विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट at the time of firm's dissolution, balance of general reserves shown in the balance sheet is credited to, at the time of firm's dissolution, जब firm dissolve होता है, the balance of general reserve is transferred in the balance sheet, यस बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है तो सभी पार्टनर को बांट दिया जाता है उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और नहीं गिवन है तो इक्वल बांट दिया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। उसका जर्नल एंट्री आप लोग बनाते होंगे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन of a partnership firm, the provision for doubtful debts is transferred to realization account, liability के रूप में ट्रांसफर किया जाता है, so option A will be right answer of this question. Next question is that on taking responsibility of payment of a liability of rupees 20,000 by partners, the account credited will be, आप पढ़े होंगे जिस समय कि जब डिजॉल्व होता है कोई पार्टनरशिप फर्म, तो यदि उसमें से पार्टनर कोई फर्म का एसेट अपने पर्सनली यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए घर ले जाता है, तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, और यदि उसके अगेंस्ट एडवर्सली यदि कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को अपने पर्सनली उसको सेटल करने के लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो उस समय क्या होगा, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को उतना से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए जो पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसका लाइबिलिटी पे करने के लिए, तो दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर्स जो होंगे ओल्ड पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाए, और प्रॉफिट होता तो उनका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता, सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज, यहाँ भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें, चूंकि ऑथराइज्ड कैपिटल कुछ लोग पेड अप कैपिटल को मानते हैं और कॉल्ड अप कैपिटल को मानते हैं, चूंकि कॉल्ड अप कैपिटल option is not given in this question, so paid up capital will be right answer for this question, option B. Next, balance of forfeited share account after reissue of forfeited shares is transferred to capital reserve account, so option B will be right answer. Next question is that कहीं आप देखे होंगे लिखा हुआ रहता है 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, तो लोग समझते हैं कि वो 8% है क्या, एक्चुअली वो है टाइटल के रूप में उसको दिया रहता है। हम कहीं नाम लिखते हैं तो उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, डिवेंचर का और प्रेफरेंस शेयर का उसके साथ ही देते हैं, लेकिन उसका मतलब भी होता है। उसका मतलब क्या है कि यदि कोई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या प्रॉस्पेक्टस में कंपनी का यदि रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट मेंशन्ड और फिक्स्ड, तो चूंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है डिवेंचर की तरह, तो वो रेट ऑफ डिविडेंड के रूप में कंसीडर किया जाता है, सो रेट ऑफ डिविडेंड विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसलिए 12%, 12% पर एनम दिया जा सकता है। तो क्या है कि अगर जो डॉक्यूमेंट है कंपनी का उसमें जो मेंशन है अगर इससे कम तो उसमें दिया जा सकता है, लेकिन 12% से अधिक नहीं दिया जा सकता। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड
टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड क्या क्या, लाइबिलिटी साइड, यस ऑथराइज, पेड अप कैपिटल, डी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, पेड अप कैपिटल. Premium on issue of share is a capital gain and it is shown on the liability and equity side of balance sheet under the heading of reserves and provisions, reserve and surplus, sorry. So capital gain, option A will be right answer. Who are the owners of the company? इक्विटी शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स. डिवेंचर होल्डर्स तो क्रेडिटर्स ट्रीट किया जाता है. डिवेंचर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर माने ऑल टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज ऑनर. आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज द रियल ऑनर ऑफ. ये विषय अलग है, सब्जेक्ट अलग है, कभी उस पर चर्चा होगी, लेकिन यहाँ दोनों चाहे वो इधर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोथ आर ट्रीटेड एज ऑनर ऑफ कंपनी. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन व्हिच कैपिटल. डिविडेंड जनरली किस पे पेड किया जाता है? यहाँ ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल नहीं, इसमें कोई नहीं. नन ऑफ दिस विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट, द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज. इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी हो सकता है आपके लिए. ये बच्चा कोई लगा दिया है ऑथराइज्ड कैपिटल, वो सही भी लगाया है क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल को दो नाम से जानते हैं. नॉमिनल कैपिटल भी उसी को कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी उसी को कहते हैं. रजिस्टर्ड कैपिटल कोई टाइप ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है. ऑथराइज्ड कैपिटल इज ए टाइप ऑफ शेयर कैपिटल. तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल विल बी राइट आंसर. लेकिन आपका जो बुक कहता है, टेक्स्ट बुक में जो दिया रहता है, वो कहता है कि रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल. यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि ऑथराइज्ड कैपिटल का ये दो नाम है अलग अलग. उसको नॉमिनल अकाउंट भी उसी को कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी उसी को कहते हैं. तो इस आधार पे आंसर यहाँ होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल. ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शेयर अलॉटमेंट इज पर्सनल अकाउंट. ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग is the registered capital of the company? Authorized capital. Option C will be right answer. Premium on issue of shares is shown. Premium on issue of shares on shown which side of balance sheet? Yes, liability side under reserve and surplus heading. अभी मैं ऊपर चर्चा किया. Debentures is a loan certificate. Yes, loan certificate. Option A will be right answer. Next question, debentures represent long term debt of the company, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. डिबेंचर्स कैरी इंटरेस्ट एट, ये इसका कोई फिक्स नहीं है, वो एज पर मेंशन्ड इन प्रॉस्पेक्टस ऑफ कंपनी और फिक्स्ड रेट होता है. लेकिन इसका लॉस ऑन, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज कॉल्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. अगर डिबेंचर को इशू करने में लॉस होता है तो कैपिटल लॉस होता है, यानी डिस्काउंट पर यदि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इशू ऑफ डिबेंचर इज कैपिटल रिसिप्ट्स. ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर. Profit on sale of sinking fund investment is transferred to sinking fund account में ट्रांसफ़र होगा जी. sinking fund investment को जब सेल किया जाएगा, क्योंकि sinking fund is also a fund which is created for redemption of debentures. जैसे DRR अकाउंट आप लोग खोलते होंगे ना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड, उसी तरह का सिंकिंग फंड है. ये बहुत हुआ नहीं है, अलग नहीं है, इसका पर्पस वही होता है जो DRR अकाउंट का होता है. When all debentures are redeemed,
बैलेंस इन द डिवेंचर रिडेम्पशन फंड DRF अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लास्ट में जब उसमें बच जाता है रिडीम करने के बाद, आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, द बैलेंस ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज in the nature of personal account. Option A will be right answer. Sources of finance for the redemption of debentures, कहाँ से रिडीम किया जाता है डिवेंचर? तो डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, एंड ऑल्सो द प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, यानी ऑल दीज options are sources of finance for redemption of debentures. So option D, all of these will be right answer. Sinking fund always shows, यहाँ भी थोड़ा इस क्वेश्चन में भी कंट्रोवर्सी दिखता है, क्योंकि कुछ लोग कहीं कहीं देखते हैं कि दिया हुआ रहता है कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों। ये बात तो सही है, कोई भी अकाउंट दोनों बैलेंस दिख सकता है, लेकिन अगर सिर्फ सिंकिंग फंड है तो ये लाइबिलिटी अकाउंट होता है। सिंकिंग फंड यदि है, सिर्फ अगर कहीं मेंशन है कि सिंकिंग फंड, तो ये लाइबिलिटी अकाउंट हुआ। एंड ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट्स शो ऑलवेज द क्रेडिट बैलेंस, वी नो। बट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब हो जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड या इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ कंपनी, तो वो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाता है। और जब इन्वेस्टमेंट के रूप में उसका ट्रीट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है। एसेट कौन सा बैलेंस शो करता है? हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। तो इन दैट केस डेबिट बैलेंस विल बी राइट आंसर। सो सिंकिंग फंड जो है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजेस क्या करते हैं? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। All receipts of capital nature are shown in the balance sheet. कैपिटल नेचर के जितने भी रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स भी हैं, और रिसिप्ट्स जो होंगे कैपिटल नेचर के वो लाइबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे। पेमेंट्स जितने होंगे कैपिटल नेचर के, यानी पेमेंट फॉर द परचेजिंग ऑफ एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स, तो वो सभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंट एसेट्स इंक्लूड स्टॉक, कैश, डेटर्स, ऑल ऑफ दिस। So option D will be right answer. Which of the following is not a part of financial statement of company? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कौन नहीं है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये तो है जी, बैलेंस शीट भी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली इज ट्रीटेड एज या यूज्ड एज a tool of analysis of financial statement, but nowadays it has been included as an integral part of financial statements. पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम लोग कंटेंट पढ़ते थे तो उसमें दो ही पढ़ते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट यानी पोजीशन स्टेटमेंट। बट नाउअडेज कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज आल्सो बीन included as a integral part of financial statement. So यहाँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट कौन नहीं है? लेजर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो टूल ऑफ एनालिसिस है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी अब पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन कौन नहीं है? लैक ऑफ एक्यूरेसी इज द लिमिटेशन, डिमेरिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पास्ट फैक्ट्स, it is also a limitation. Basis of valuation, but information of profit and loss is not the limitation of financial statement. So option D will be right answer. In which meeting of company is directors report presented? यहाँ पे कोई बच्चा लगा दिया है, वो डायरेक्टर्स मीटिंग कहीं दिखा होगा या कहीं से याद किया होगा, लेकिन जनरली जो है ना डायरेक्टर्स रिपोर्ट होते हैं वो कंपनी के एजीएम में प्रेजेंट किए जाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी विल बी
right answer. Next, which of the following is limitation of financial statement? वहाँ which is not the limitation of financial statement, यहाँ which is the financial of limitation, limitation of financial statement. window dressing, lack of accuracy, basis of valuation, ये तो सभी limitations हैं, इसलिए all of these D will be right answer. Next question, which of the following shows the actual financial position of an enterprise balance sheet? Option B will be right answer. Next question is that comparative financial statement shows, comparative statement क्या क्या शो करेगा? तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंसर्न, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंसर्न, ये दोनों शो करता है, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय अ शेयर होल्डर इज एन इंटरनल एनालिसिस है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the most commonly used tool of financial analysis are comparative statement analysis, common size statement analysis, accounting ratio, ये सभी हैं. ऐसे और भी हैं tools of analysis, और accounting ratio के अलावा आपका trend analysis भी है, break even analysis भी है, capital gearing ratio analysis भी है, सभी हैं. लेकिन यहाँ जो दिए हुए हैं ये सभी हैं, इसका ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. Next, common size statements are also known as vertical analysis. लिक्विड एसेट इंक्लूड, लिक्विड एसेट कौन कौन? बिल रिसीवेबल, ये सभी दिख रहे हैं लिक्विड एसेट हैं. लिक्विड एसेट बोले तो विच आर कन्वर्टेबल इन कैश क्विकली. एंड नेक्स्ट, खाली जगह डॉट डॉट is useful in evaluating credit and collection policies. Yes, किसका हम लोग यूज करते हैं क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज को इवेल्युएट करने के लिए? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो? ग्रॉस जीपी रेशियो तो है, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी है, करेंट रेशियो इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर. Asset account is a real account. All assets account are real account, you know. The idle liquid ratio is 1:1. Option B will be right answer. Debt equity ratio is solvency ratio. मतलब solvency ratio यानी it analyze या डेप्ट इक्विटी रेशियो से हम लोग क्या जानते हैं कि सॉल्वेंसी है कि नहीं है. सॉल्वेंसी यानी रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. आपका बिजनेस का जो जितने लाइबिलिटी हैं उनको रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है कि नहीं. वेदर योर कंपनी और कंसर्न इज कैपेबल टू रीपे ऑल इट्स लाइबिलिटीज और नॉट. ये डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम लोग कैलकुलेट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो. इंसॉल्वेंसी का ये अपोजिट है सॉल्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ये सभी जनरली परसेंटेज में एक्सप्रेस किए जाते हैं. ऐसे जो रेशियोज हैं ना वो तीन तरह के होते हैं, प्योर रेशियो एंड परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज या टाइम्स में गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना. लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो is generally expressed in percentage, so option B will be right answer. Next question is that liquidity ratio is also known as current ratio. Option A will be right answer. Next question, which of the following item is not considered as cash equivalent? कैश इक्विवेलेंट के रूप में कौन नहीं ट्रीट किया जाता? इन्वेस्टमेंट तो बाबा एसेट्स है और कैश इक्विवेलेंट नहीं है. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बैलेंस शीट से बनाया जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों से बनाया जाता है. ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश आउटफ्लो? आउटफ्लो कौन नहीं है? जब इंक्रीज करेगा क्रेडिटर्स इंक्रीज करना यानी हम कहीं से उधार लाए, बोरो किए, तो बोरो किए तब इंक्रीज हुआ क्रेडिटर हमारा,
तो उस समय आउटफ्लो तो नहीं हुआ जी, इनफ्लो हुआ, इसलिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which of the following items is considered as cash equivalent, मतलब out of these given options you will have to change, choose, you will have to choose out of these given options। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेटर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। Next question is that cash payment to employees is a cash flow from operating activities. My dear students, operating activities. So option A will be right answer. Next question, dot 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 खाली जगह है, is included in cash equivalent। किसको कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया जाता है इनमें से? ट्रेजरी बिल, यस, ऑल्सो कॉमर्शियल पेपर को भी शामिल किया जाता है, बैंक डिपॉजिट और शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड को भी। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज, एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा कैश फ्लो हो रहा है? किस में? कैश सेल्स नहीं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेजिंग ऑफ मशीन, यस, परचेजिंग ऑफ कोई भी फिक्स्ड एसेट का परचेजिंग में कैश आउटफ्लो होगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर कोई भी एसेट्स को हम बेचेंगे, यानी कैश फ्रॉम सेल ऑफ एनी टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो कैश इनफ्लो होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट question is that which of the following is not a cash inflow। कैश इनफ्लो कौन नहीं है? मतलब जिसमें कैश आ नहीं रहा हो। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, जो हमारा बकाया था, कर्ज जो हमारे ऊपर था वो घट रहा है। तो कब घटेगा? हम जब पेड करेंगे तो घटेगा ना, तो पेड करेंगे घटेगा। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स जो होगा कैश इनफ्लो का आइटम नहीं है, यह आउटफ्लो का आइटम है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने हमारे साथ आप बने रहे और पूरा मुझे उम्मीद है कि आप मिला लिए होंगे और निश्चित रूप से आप इंश्योर हो जाएंगे, आप इंश्योर हो गए होंगे कि आप अकाउंटेंसी पेपर में कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, सेक्शन ए से कितना आप ऑब्टेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग अभी तक नहीं किए होंगे, अगर हरिओम कॉमर्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अब भी तुरंत इसी समय कर लीजिए। आगे आने वाले दिन में भी हम लोग एक से एक और एडवांस मटेरियल अकाउंटेंसी और कॉमर्स से रिलेटेड लेकर आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। उसकी सारी तैयारी चल रही है, जीएसटी से रिलेटेड और भी आईटीआर से रिलेटेड, पैन कार्ड कैसे हम बनाएं, और इससे टैक्सेशन से, मतलब पूरा एक पैकेज लेकर हम लोग आने वाले हैं यूट्यूब चैनल पर। आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और इनका आंसर जो अभी मैंने सारे पेपर का आंसर देखने के लिए आप हरिओम कॉमर्स का टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, और वहाँ लिंक में उसका मिल जाएगा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।